दिन 21 अक्टूबर 2010 दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इस कॉन्फ्रेंस में अरुंधति रॉय एक भाषण देती हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। अगर मुझे 10 बार भी इसका जवाब देना पड़े तो मैं यही कहूंगी। इस बयान को लेकर अब 14 जून को यानी लगभग पूरे 14 साल बाद यूएपीए के तहत कार्यवाही की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि 14 साल बाद अचानक से अरुंधति रॉय पर यूएपीए के तहत कार्यवाही क्यों? क्या इसमें सरकार का कोई हित छुपा है? और ये अरुंधति रॉय है कौन? उन्होंने उस दिन कहा क्या था? पूरा मामला क्या है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 24 नवंबर 1961 शिलोंग में मैरी रॉय और राजीव रॉय के घर एक लड़की का जन्म होता है। लड़की का नाम रखा जाता है अरुंधति रॉय। अरुंधति अभी मात्र 2 साल की ही थी। उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद अरुंधति अपनी माँ और भाई के साथ केरल के अयमनाम में आ जाती हैं और शुरुआती शिक्षा माँ के स्कूल से पूरी करती हैं। इसके बाद महज 16 साल की उम्र में अरुंधति ने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली आकर रहने लगी। अपने इंटरव्यू में अरुंधति ने बताया था कि उन्होंने खाली बोतलें बेचकर फीस के पैसे जुटाए थे, तब जाकर उनका दाखिला दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में हुआ। इसके साथ ही लेखन में उनकी रुचि बढ़ती चली गई। अरुंधति रॉय ने इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस 1989, इलेक्ट्रिक मून 1992 और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जैसे उपन्यास लिखे हैं। अरुंधति को 1977 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके 26 साल बाद सितंबर 2023 में उन्हें उनके लेखों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 45वां यूरोपियन डे लॉ एसाइज पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान 2021 में प्रकाशित निबंध संग्रह आज़ादी के लिए था, जिसके फ्रांसीसी अनुवाद को काफी तारीफ मिली थी। अरुंधति रॉय मानवीय अधिकारों को लेकर समय समय पर बोलती रही हैं। ऐसा एक भाषण उन्होंने 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में दिया था, जिसमें वो कह रही थी कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। भारत सरकार ने भी ये यूएन में मान लिया है। आगे अरुंधति रॉय कहती हैं कि मैं न्याय की बात कर रही हूँ और न्याय की इस बातचीत में भी ये भी कहना चाहती हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो एक ट्रेजेडी थी। जब हम यहाँ खड़े होकर न्याय की बात कर रहे हैं तो ये न्याय सबके लिए है। अरुंधति रॉय के इस भाषण के लगभग 1 महीने बाद 27 नवंबर 2010 को सुशील पंडित नाम के एक एक्टिविस्ट ने दिल्ली में तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर अरुंधति रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि इस पर कोई खास कार्यवाही नहीं की गई, बावजूद इसके कि अरुंधति रॉय मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोलती थी। उस दौर में एक्टिविस्ट और पत्रकारों पर यूएपीए जैसे एक्ट नहीं लगाए जाते थे, बल्कि विरोध की एक गुंजाइश बची हुई थी। साल 2014 में देश की सत्ता बीजेपी के हाथों में चली गई, लेकिन अरुंधति का अंदाज नहीं बदला। वो मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार की तरह नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार पर भी हमला बोलती रही। साल 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 15 दिसंबर को हुए कार्यक्रम में अरुंधति रॉय ने कहा था कि एनपीआर वाले लोग आए तो हम लोग 5 नाम तय कर लेते हैं। जब ये नाम पूछे तो अपना नाम रंगा बिल्ला रख दो या कुंफू कुत्ता, 7 रेस कोर्स पता दे दो, 1 फोन नंबर तय कर लेते हैं। साल 2022 में अरुंधति ने एक लेख में सत्तारूढ़ बीजेपी की तुलना 6 जनवरी को यूएसए कैपिटल्स हिल में दंगाइयों से की और कहा मेरे जैसे लोग राष्ट्र विरोधियों की सूची में आते हैं, खासकर जो मैं लिखती या कहती हूँ उसके कारण, विशेष तौर पर कश्मीर के बारे में। फरवरी 2022 को उन्होंने द वायर को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने करण थापर के साथ मोदी सरकार पर जम के हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद की सोच विभाजनकारी है और इस देश की जनता इसे कामयाब नहीं होने देगी। अरुंधति रॉय ने भाजपा को फांसीवादी करार देते हुए यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश एक दिन इनका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय लोगों पर भरोसा है और मेरा मानना है कि देश इस अंधेरी खाई से बाहर निकल आएगा। मोदी के आने के बाद देश में विषमता और बढ़ी है। देश के 100 लोगों के पास भारत की 25% जीडीपी है। उत्तर प्रदेश के एक किसान ने बहुत सटीक टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश को 4 लोग चलाते हैं, 2 बेचते हैं और 2 खरीदते हैं। ये चारों गुजरात से हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 153A, 153B, 504, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दिल्ली एलजी से मांगी।
शेख शौकत हुसैन कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के पूर्व प्रोफेसर हैं और ये 21 अक्टूबर वाले दिन अरुंधति रॉय के साथ एलटीजी ऑडिटोरियम में मौजूद थे। एलजी ने अक्टूबर में केवल आईपीसी धाराओं की ही मंजूरी दी थी, लेकिन अब 14 जून को दिल्ली एलजी ने अरुंधति रॉय पर यूएपीए चलाने की अनुमति दे दी है। जिस मामले के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई वो वही कश्मीर पर दिए गए भाषण से संबंधित है, जिस मामले की एफआईआर सुशील पंडित की शिकायत पर दर्ज की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली के एलजीटी ऑडिटोरियम में आज़ादी द ओनली वे नाम से कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। बयान के अनुसार सम्मेलन में भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, SAR गिलानी, अरुंधति रॉय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक वरवर राव शामिल थे। यह आरोप लगाया गया कि गिलानी और अरुंधति रॉय ने दृढ़ता से प्रचार किया कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा लिया है। बयान के मुताबिक शिकायतकर्ता ने सम्मेलन की एक रिकॉर्डिंग भी प्रदान की। एलजी के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। कई लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, तो एलजी ने कश्मीर की आज़ादी की वकालत करने के आरोप में अरुंधति रॉय के खिलाफ 14 साल पुरानी एफआईआर पर यूएपीए कानून के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने 2024 की हार से कुछ नहीं सीखा है। भारत को तानाशाह बनाने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मित्रा ने एक्स पर लिखा कि अगर यूएपीए के तहत अरुंधति रॉय पर मुकदमा चलाकर बीजेपी साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो फिर से वापस लौट आई है, तो ऐसा नहीं है और वे कभी उस स्तर पर वापस नहीं लौटेंगे जैसे वो आए थे। इसी तरह के फांसीवाद के खिलाफ भारतीयों ने वोट किया है। जाने माने एंकर राजदीप सरदेसाई ने एक्स पर लिखा, दिल्ली के एलजी ने लेखिका एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय के खिलाफ 2010 के कथित हेट स्पीच मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। जो लोग चुनाव के दौरान लगातार धार्मिक जहर उगलते रहे वे बच जाएंगे और असहमति की अग्रणी आवाज को एंटी नेशनल ब्रांड किया जा रहा है। आज हम अधिक से अधिक बनाना रिपब्लिक होते जा रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब असहमति को दबाने के लिए सरकार यूएपीए का इस्तेमाल कर रही है। बीते कुछ सालों में यूएपीए के तहत बड़े पैमाने पर कार्यवाही और मामले सामने आए हैं। अगर आपको याद हो तो 2018 में भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के आरोप में कई बुद्धिजीवी पत्रकारों, एक्टिविस्ट पर, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए, जिनमें कई अभी भी जेल में बंद हैं। इनमें प्रमुख नाम है वकील सुरेंद्र गाडलिंग, सुधीर धवले, रोना विल्सन, शोमा सेन, महेश राउत, कवि वरवर राव, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वेरानॉन गोज्जा विल्स, पत्रकार गौतम नवलखा, लेखक प्रोफेसर आनंद तेलुतुंबड़े, फादर स्टेन स्वामी, हैनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गैचोर और ज्योति जगताप आदि। इनमें से कुछ लोगों की जमानत हो चुकी है, मगर कुछ अभी भी सलाखों के पीछे। दूसरा मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे का है। इसमें प्रमुख नाम है जेएनयू के पूर्व छात्र और स्कॉलर उमर खालिद का, जो 2019 से जेल में है और कई अपीलों के बाद भी अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। ताज़ा मामला न्यूज़ क्लिक का है। पिछले साल अक्टूबर में न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया और यूएपीए लगाया गया। साल 2020 में यूएपीए के तहत हाथरस मामले में पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर भी यूएपीए लगाया गया। हालांकि अब उनकी जमानत हो चुकी है। साल 2016 से लेकर 2019 के बीच यूएपीए के तहत 5,922 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान इनमें से कुल 132 लोगों के खिलाफ ही आरोप तय हो पाए। तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया कि सिर्फ 2019 में ही यूपीए के तहत पूरे देश में 1948 मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बताते हैं कि इस साल अभियोजन पक्ष किसी पर भी आरोप साबित करने में असफल रहा, जिसकी वजह से 64 लोगों को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। मगर क्या वो समय जिस वक्त उन पर यह आरोप दर्ज हुआ, उनको कोर्ट में ले जाया गया, वो उनके लिए कैसा रहा होगा, इसका जवाब किसी के पास
नहीं है। साल 2018 की अगर बात की जाए तो जिन 1421 लोगों पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज हुए, उनमें से सिर्फ 4 मामलों में ही अभियोजन पक्ष व्यक्ति पर आरोप तय करने में कामयाब रहा, जबकि इनमें से 68 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया। इस कानून के तहत 2016 से लेकर 2019 तक गिरफ्तार किए गए लोगों में सिर्फ 2% से ही कुछ ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ आरोप तय किए जा सके। 97.8% लोगों के खिलाफ आरोप तय ही नहीं हो पाए। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि सरकार असहमति को दबाने के लिए यूएपीए को एक ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बता रहा है कि सरकार की रिसर्च और तमाम सुरक्षा एजेंसियों का होमवर्क कैसा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाऊंगा कि देश की सुरक्षा के नाम पर यूएपीए अगर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करने लगे तो फिर सत्ता पक्ष के हाथ में एक इतनी मजबूत लाठी है कि वो विपक्ष को हमेशा दबाती रहेगी। लेकिन इसका सक्सेस रेट सरकार के काम पर सवाल खड़ा कर रहा है। अगर 2 से 2.5% लोग ही अपराधी साबित होते हैं तो बाकी 97 से 98% लोगों को किस वजह से, किस द्वेष के कारण, किस योजना के कारण इस यूएपीए में फंसाया जाता है। तब तक के लिए आप पॉलिटिक्स के साथ बने रहिए। उसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ये सारी अपडेट्स हम लगातार आपके पास लेकर आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।